हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मूवी का रिव्यू जिसका नाम है लीडर। दिलीप कुमार इसके एक्टर हैं, वैजंती माला इसमें फीमेल लीड का रोल कर रही हैं और ये फिल्म 1964 में बनी थी। और इसके डायरेक्टर थे राम मुखर्जी और इसका स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखा था। इसका पहला गाना जो इसकी स्टार्टिंग में आता है, अपनी आज़ादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। ये जब दूरदर्शन के दिन थे तब वो चित्रहार में 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी के आसपास बहुत सुनने को मिलता था। तो हमारी मेमोरी में ये गाना था, हमें लगा कि हमें ये इसका भी एक रिव्यू करना चाहिए कि इसमें कुछ खूबियां हैं। इसका में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है दिलीप कुमार को और उनका फर्स्ट ट्राई था कॉमेडी के जॉनर को लेके। और कॉमेडी उन्होंने एक्टिंग अच्छी की है। उनके चॉइसेस ऑफ सीन्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ स्टोरी उनकी लिखी हुई है। तो एक और बात है इसके बारे में, ये जो डायरेक्टर हैं उनसे फिल्म संभल नहीं रही थी, तो दिलीप कुमार ने टेक ओवर भी कर लिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एडिटिंग भी हो सकती है, सीक्वेंस कुछ हम डिस्कस करेंगे। मेन हमारा डिस्कशन होगा प्रोपेगेंडा पे लेके, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पे लेके। इस फिल्म में रूलिंग पार्टी 64 में हमें पता है रूलिंग पार्टी कौन थी, प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे। ये फिल्म बनी है, बैकड्रॉप इसका मेंशन होता है बस कि 63 में और 61 में एक वॉर हुई थी जिसका रिपरकशन दिखाने की कोशिश की गई है। वो ज्यादातर वो सिंबॉलिक और नेम से सा ही रह जाता है। बेसिकली जो ऑपोजिशन है उस टाइम पे, उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। जैसे हमें लगता है कि आज के दिन में हम देखते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड बहुत सारी मूवीज बनती हैं। वैसे ही हमने ये देखा कि 64 में भी एक मूवी बनी थी जो कि रूलिंग पार्टी को खुश करने के लिए और ऐसे पॉलिटिकल लेवल पे ऐसे विलन ढूंढ रही है जो कि आउटकास्ट है। और हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, आप समझ जाएंगे कि वो क्या हो रहा है। पहले थोड़ा सा इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, मैं और नौशाद। तो मैं थोड़ा सा इसके प्लॉट के बारे में बता देता हूँ, फिर डिस्कशन करेंगे इनके परफॉर्मेंसेस के बारे में और धीरे धीरे हम जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। इस तरीके से वो फिल्म में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कि हम एक साथ वो कर पाएंगे, क्योंकि एक सीन मुझे ठीक लग रहा है एक सीक्वेंस में, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर सीन कुछ ठीक होता है, फिर प्रॉब्लम आती है। तो जैसे चौपी सी डायरेक्शन है वैसे ही हमें वो जंप करते करते कुछ अच्छे बुरे अच्छे बुरे अच्छे बुरे सीक्वेंस मिलेंगे। तो जो विजय खन्ना का कैरेक्टर है जो फिल्म में है, दिलीप कुमार ने पोर्ट्रे किया है, वो एक स्टूडेंट भी है लॉ के और एक टैबलॉइड चलाते हैं, यंग इंडियन। और जो वैजंती माला है वो एक प्रिंसेस है, उसका नाम सुनीता है। और इनका एक एंगल चलता है इनके रिलेशनशिप का। और उसके साथ साथ विजय का एक और एंगल स्टार्ट हो जाता है बीच में ही। वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं आचार्य, उनके मर्डर का इनके ऊपर इल्जाम लग जाता है और उससे ये बचने की कोशिश करते हैं। और वहां पे जाके ये दोनों प्लॉट पूरी तरह मर्ज कर जाते हैं। वैसे पहले से आचार्य के साथ वो सुनीता भी काम कर रही थी, चाहे वो प्रिंसेस है। उसके पिताजी जिसने जो कि डी के सप्रू जी ने रोल प्ले किया है, वो हम ये कह सकते हैं कि वो रेजिड्यू हैं वो राजशाही का, जिसको खत्म किया जा चुका था 47 में, जहां हमने होप की थी कि वो खत्म कर देंगे। पर वो सिर्फ एक सिंबॉलिक तौर पे ही रहते हैं, उनमें हमें ये नहीं दिखता कि वो जागीरदारी के कोई रूल चला रहे हैं, जब बहुत ही विलन है। वो कुछ भी नहीं है, वो एक हीरोइन के फादर है हु हैपन्स टू बी अ किंग, अर्स्ट वाइल किंग। और उनके पास एक जनरल है, उनके साथ वो बैठा रहता है और कुछ नौकर हैं। और वो महल के अंदर ही ज्यादातर उनके सीन्स और सीक्वेंसेस है, एक कहीं बाहर आता है। तो ये कुछ मोटा माटी इसका जो प्लॉट था वो ऐसे था। और अब हम पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं और नौशाद को मैं स्क्रीन पे लाऊंगा। नौशाद, दिलीप कुमार की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या करेंगे? हेलो एवरीवन। दिलीप कुमार का जैसे कि हम सबको मालूम है कि बहुत वर्सेटाइल एक्टर रहे हैं इंडस्ट्री के। इस मूवी में उन्होंने अपनी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं जो ट्रेजेडी किंग के नाम से वो जाने जाते थे उसको तोड़ने की कोशिश की है। इसमें वो कॉमेडी के रोल में
आए हैं। तो रोल तो उन्होंने अच्छा प्ले किया है, कॉमेडी का भी अच्छा रोल प्ले किया है। और बाद में जब उनके ऊपर मर्डर का इल्जाम लग जाता है, उसके बाद तो वो अपना जो असली इमेज है उसमें वो वापस आ जाते हैं, जो कि सीरियस एक्टिंग की तरफ। तो अच्छा उन्होंने एक्टिंग की है, और उनको इस मूवी के लिए बेस्ट जो है एक्टर का अवार्ड भी मिला था। और दूसरी तरफ वैजंती माला की बात करें तो वैजंती माला आई थिंक उस साल में अपने करियर के पीक पे थी। उनकी जो मूवी संगम जो है इसी साल आई थी, जो कि उस साल की टॉप फिल्म थी। उसके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। इस मूवी में भी उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है कुछ हद तक। कुछ कुछ जगह पे हमें लगता है कि वो मतलब उतना वो नहीं कर पा रही है अपने जो उनका लेवल है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, उनकी एक्टिंग में भी हमें मतलब वो झलक दिखती है कि हाँ वो एक टॉप की एक्ट्रेस थी। ये तो रही बात एक्टिंग की। उसके अलावा ये दो लीड एक्टर्स के अलावा जो इसमें जो एक्टिंग है, वो ज्यादा हम जो साइड एक्टर्स हैं उन पे ज्यादा बेसिकली इसमें उनको बहुत ज्यादा रोल दिया ही नहीं गया है। थोड़ी थोड़ी कुछ मतलब ग्लिम्पसेस आपको मिलेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा उन पे फोकस किया ही नहीं गया है फिल्म मेकर्स की तरफ से। म्यूजिक पे भी हम एक बार बात कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत इसके मेमोरेबल सॉन्ग्स हैं। एक पे तो मैंने बात कर ली है। फिल्म का म्यूजिक जो है काफी मतलब अच्छा म्यूजिक है। और जहाँ तक मेरी मेमोरी सर्व करती है, काफी हिट भी रहा है। इस मूवी के काफी गाने हिट रहे हैं। एक तो जिसके बारे में आपने मूवी के रिव्यू के स्टार्टिंग में ही जिक्र किया, फेमस गाना रहा है। आजकल वो थोड़ा कम सुनने को मिलता है आजकल की जनरेशन को, लेकिन दूरदर्शन के टाइम पे वो जो सॉन्ग था काफी ज्यादा हिट हुआ करता था। जब भी कोई इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या गांधी जयंती या इस तरह का कुछ भी कोई डे होता था, तो वो दूरदर्शन पे मैंडेटरी सॉन्ग था एक तरह से। तो उसके अलावा इस मूवी में जो और कुछ सॉन्ग हैं, जो एक जो ज्यादा काफी हिट सॉन्ग है, वो मूवी का सबसे लास्ट सॉन्ग है। जैसा कि उस जमाने में लगा लो या 90s तक भी, जब तक मूवीज में सॉन्ग्स का मतलब उसको इंटीग्रल पार्ट माना जाता था। आजकल तो खैर सॉन्ग्स इतना वो रह नहीं गए हैं मूवी में रेलिवेंट। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, जो अच्छे सॉन्ग्स होते थे वो पहला सॉन्ग और लास्ट सॉन्ग वो हमेशा जो है सबसे पावरफुल सॉन्ग्स रखे जाते थे। तो चाहे वो उसकी कोई सेंस बनती है या नहीं बनती, उसको किसी भी तरह फिट इन कर दिया जाता था। तो वो जो लास्ट वाला सॉन्ग है वो सॉन्ग है अरे दुनिया वालों मुझे शराबी ना समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। ये सॉन्ग काफी हिट गाना है। तो ये दो गाने जो हैं इस फिल्म के काफी हिट है। और इसके अलावा भी कुछ सॉन्ग्स मूवी में जो है वो हिट है। इस लेवल पे नहीं, लेकिन अच्छे जो है काफी हिट रहे हैं ये तो। हाँ हाँ, एक ताजमहल पे सॉन्ग है एक शहंशाह शाह ने बनवा के ताजमहल। उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि वो वहाँ हमारे वो प्रॉब्लम वाले पॉइंट्स में आएगा। तो पहले जैसे, अगर मैं इसकी प्रॉब्लम्स की ही बात कर लूँ, तो स्टार्ट होती है सेंसेशनलिज्म से। मीडिया का सेंसेशनलिज्म जो हमें अब दिखता है, पर जो जिस लेवल का यहाँ पे दिखाया गया है कि वो सुनीता को जानता नहीं है, वैजंतीमाला को वो जानता नहीं है विजय, पर उसकी अखबार में उसकी एक, क्योंकि वो प्रिंसेस है, और उसकी मॉफ्ड पिक्चर बिकिनी में वो अपने न्यूज़पेपर में छाप देता है, जिसका गुस्सा आचार्य जी को होता है, क्योंकि वो उसके मेंटर हैं सुनीता के। पर जब वो कंप्लेन करती है उसको, तो वो कहता है कि ये तो जनता की डिमांड है, जनता को ये चाहिए था। तो पूरी तरीके से वो जैसे मीडिया आज करता है सेंसेशनलिज्म, और एक तरीके की फेक न्यूज है जी। शायद वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल्स होगी इंडियन सिनेमा में कि फेक न्यूज कैसे क्रिएट की जाती है, जिसको लेके हम बहुत ज्यादा वो होते हैं कि कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता, पर हम जिसके लिए क्रिटिसाइज होता है इंडियन मीडिया। और उसके बाद मेरे ख्याल से एक वो सीक्वेंस है जहाँ पे वो आर्ग्यू करता है अपने फादर के साथ, जहाँ पे डेथ कॉलेज में जाके डेथ पेनल्टी के ऊपर, क्योंकि उसके पिताजी प्रोफेसर हैं, ये स्टूडेंट है लॉ का।
और उनके साथ डेथ पेनल्टी पे डिस्कशन होती है कि वो उसको जस्टिफाई करते हैं और ये क्लास में खड़ा होकर कह देता है कि ये तो किसी फिलोसफर ने कहा है कि ये तो एक वैश्य और बारबेरिक एक्ट होता है। तो यहाँ पे एक दिखाने के लिए कि फादर और सन के बीच में एक जनरेशनल गैप है, और वो सामने लाने की और इसको एक लिबरल इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। और मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, फिर मैं नौशाद से बात करता हूँ कि ये एक इतना चौपी सा क्यों लग रहा है सारा कुछ। उसके बाद सीक्वेंस आता है कि वो, जब उसे पता चलता है कि इसके बाद सीक्वेंस वो आता है कि वो अपने एक दोस्त को फोन करना है उसने, विजय ने, और वो उसका नाम है शालू। वो घर पे फोन करता है, उसको पता चलता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो शालू की बहन है और वो वैजंती माला निकलती है। मतलब एक एस्टेब्लिश हो सकता था ये चीज कि वो जो उसका बच्चा है, राजा का बच्चा है, जो अर्स्टवाइल राजा है, वो एक किंग, ए तू तेरे ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ रेवोल्यूशनरी ਦੇ ਨਾਲ पॉलिटिकल मूवमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ज्वाइन ਕੀਤਾ है। तो नौशाद, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूछना थोड़ा है नौशाद, आप इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन को आगे बढ़ाइए कि उसका बेटा सप्रू जो किंग का करेक्टर किया है, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ, एक रेवोल्यूशनरी के साथ दिखाने की कोशिश की गई है, वो कितना एस्टेब्लिश है, और उसको क्या बेहतर नहीं किया जा सकता था? हाँ, इस चीज को मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि ये जो उसका रोल था, ये एक पोज्ड था बेसिकली, क्योंकि उसका जो सुनीता का ब्रदर है, उसका जो है कहीं भी आगे ना तो उसको कहीं प्लॉट का वो पार्ट है, ना ही उसको कहीं दिखाया गया है, और उसकी कोई रेलिवेंस भी नहीं है जो फिल्म का मेन प्लॉट है। तो उससे यही मतलब साबित होता है कि शायद उसको सिर्फ इस चीज के लिए दिखाया गया है कि वो एक जो है किंग का बेटा है, और वो अपनी जो है फैमिली का जो ट्रेडिशन है किंगडम वाला, वहां से हट के वो मेन स्ट्रीम जो है पॉलिटिक्स में आना चाहता है, या उसकी एस्पिरेशंस हैं। तो वो इस तरह से दिखाया जा रहा है कि देखो जो है वहाँ उस टाइम की जो किंगडम्स थी, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो है मूवी आजादी के 17 साल बाद बनी है। उस टाइम तक, कुछ टाइम तक इंडिया में कुछ जो किंग थे वो एग्जिस्ट करते थे, उनकी रियासत तो थी, उनकी रेलिवेंस तो कोई नहीं थी, लेकिन वो एग्जिस्ट करते थे। जैसा कि आपने बताया था शुरू में कि जस्ट वो एक ऐसा था कि सिर्फ अपना उनको अपने काम से काम था, वो उनका कोई खास रोल था नहीं पॉलिटिक्स में। तो वही है कि इस तरह से ये अटेम्प्ट है कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी एक मेन फैमिली अपना उसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, या इंटरेस्ट शो की भी रोल नहीं है मूवी में। और वो होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आपने उसको दिखाना ही नहीं है, या उसका जो मेन प्लॉट में उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। ये मूवी का वीक पॉइंट एक है जरूर। ये सिर्फ एक कनेक्ट करने के लिए कि अब दिलीप कुमार उससे बात कैसे करेगा, वैजंती माला से उनको कैसे कनेक्ट करना है, एक बस मीडियम क्रिएट कर दिया गया कि अच्छा ये कॉल करेगा अब उसको, शालू को, वो निकलेगा, वो घर पे नहीं होगा, और उसकी जगह ये फोन उठा लेगी। और जबकि अगर इसकी जगह कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता तो एक अलग ही स्टोरी बनती, वो बिलीवेबल भी होता। तो चौपी एडिटिंग के साथ साथ वो स्क्रिप्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि एक कैरेक्टर जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो कभी मूवी में आया ही नहीं, जिसको ढूंढने के लिए कहाँ निकली हुई है। वो ये होता है कि जब उसके पिताजी, विजय के पिताजी, उसकी शादी, नजीर हुसैन जिन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया उसके पिता का, उसकी शादी अरेंज कर देते हैं, जहाँ अभी रिश्ते की बात हो रही है, मंगनी होनी। तो वो वहां पे रिबेल कर देते हैं विजय कि मैं पहले मिलूंगा, उसकी जान पहचान करूंगा, उसकी सोच को जानूंगा, मैं तभी शादी कर सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं करूंगा। और वो उसको फोर्स करते हैं, तो वो वहां से भाग जाते हैं, और उनके साथ आउट ऑफ द ब्लू सारे बहुत सारे नौजवान भाग जाते हैं। वो साइकिलों पे पता नहीं किधर भाग रहे हैं, और एक जगह नाका लग जाता है, तो पुलिस खड़ी है, क्योंकि घर वालों ने बता दिया पुलिस को कि हमारे बच्चे चले गए। तो वहां से पीछे आते हैं, तो एक रैली होती है, पॉलिटिकल रैली, उस साइड पे चले जाते हैं। तो पहले वो उसके साथ भागे क्यों, किसी को वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। फिर वो रैली में जाते हैं, उसी ऑपोजिशन
लीडर के पास, जो कि आचार्य जी के खिलाफ लड़ रहा है। और वो लोगों में एक स्टेट वाइज डिवीजन का, कि दूसरी स्टेट ने ये एरिया ले लिया, किसी स्टेट को एक हिल वाला एरिया मिल गया, किसी स्टेट को एक नदी मिल गई, हमें कुछ नहीं मिला, हमें भी हक है अपना एरिया लेने का, जैसे देश दो भाग के टुकड़े लेने की आजादी मिलनी चाहिए। ये वर्बटिम आपको मैं डायलॉग्स बता रहा हूँ कि ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर बोल रहा है। तो पहले ये उसके फेवर में नारे लगाते हैं, क्योंकि ये पुलिस से बचते बचते वो उस रैली में आ गए थे। पर ये टेक ओवर कर लेता है, उसके बाद लीडर के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर देते हैं। ये परफेक्ट एक सिचुएशन है, जैसे कि पूरी फिल्म में हो रहा है कि अभी इधर कभी उधर, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, जैसे विजय का कैरेक्टर चल रहा है, जैसे स्क्रिप्ट चल रही है, कि कोई किसी को कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है। जैसे मैं कहूंगा कि साजिद खान जैसी फिल्में बनाते हैं, लगभग उस लेवल की डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, प्लॉट, सारा कुछ किया गया। इसके बाद ये होता है कि ताजमहल का एक सीक्वेंस आता है। विजंती माला के पिताजी उसे फोन करते हैं कि तुम घर आ जाओ, हम ढूंढ लेंगे तेरे भाई को, हम ढूंढ लेंगे तुम्हारे भाई को। और एकदम वो जाते जाते उसकी अंतरात्मा कह रही है कि तुम विजय के पास जाओ, और गाना शुरू हो जाता है ताजमहल वाला। वो कहीं से मैच नहीं करता, और इसके बारे में नौशाद आपसे डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअली जो मुझे जहां तक समझ लगा, शायद इसको बेसिकली जैसा मैंने बताया कि कुछ सॉन्ग को मूवी में जस्ट इसलिए कि अगर कोई सॉन्ग अच्छा है, किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने बना दिया या अच्छा रिकॉर्ड हो गया, तो उसको किसी भी तरह से फिट करना है। उस वाले जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाने को जस्ट एक फिट किया गया है कहीं पे भी, तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती, कुछ नहीं। और दूसरा जो मुझे रीजन लगता है कि अब आई डोंट नो कि ये कितना सच है कितना झूठ है, शायद उस टाइम पे ताजमहल पे बहुत ज्यादा आई थिंक जो है इंडियन सिनेमा में सॉन्ग्स शायद नहीं इतने शूट हुए होंगे। तो उसका एक जो है उसको मतलब मूवी में उसको ग्रैंड वे में दिखाने की कोशिश की गई होगी, या उस तरह से कि देखो हमने इस लोकेशन पे जाके इसको शूट किया। और वो कुछ चीजें होती हैं जिसमें मतलब आजकल तो वो इतना अ, इतनी उसकी बड़ी रेलिवेंस होती नहीं है, लेकिन उस टाइम पे या लगा लो कुछ टाइम पहले तक भी 90s तक भी कुछ लोकेशन पे जाके शूट किया जाता था, तो वो एक उस मूवी का हाईलाइट बन जाती थी कि ये इस फलानी लोकेशन पे इसको शूट किया गया है। तो आई थिंक एक तो वो वाला पॉइंट भी हो सकता है कि ये सॉन्ग जो था वहाँ कि वो सॉन्ग क्यों वहाँ पे आया और वहाँ पे वो कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए वो एक जो है वो बीच में जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट उन्होंने वो जो सॉन्ग है उसमें फिट कर दिया। हाँ, और एक उसमें और बात है कि जब सॉन्ग खत्म होता है, तो अचानक ही जिन माँ बाप के लड़के गुम गए होते हैं, जहाँ घर से भाग गए हैं, उनके माता पिता आ जाते हैं सारे, और पुलिस भी आ जाती है। और वो तब पता चलता है कि वो विजय है। तो तब वैजंती माला को पता चलता है कि ये विजय है। इससे पहले इतनी कंफ्यूजन चल रही है, उसको ये पता ही नहीं कि जिसके साथ वो गाना गा रही है कि ये कौन है, यंग इंडिया का विजय कौन है, ये वो है। तो तब एक सीन क्रिएट होता है, फिर दोबारा सीक्वेंस क्रिएट होता है। वो है कोर्ट रूम सीक्वेंस। और उस सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि जो बच्चे के भागे हैं, उनके माता पिता ने इसके ऊपर केस कर दिया, और इसके पिताजी भी गवाही देते हैं इसके खिलाफ। वैजंती माला भी देती है गवाही विजय के खिलाफ। और फाइनल केस कहाँ पहुंचता है वो सीन, कि जो जज साहब हैं वो उसको वार्निंग देके छोड़ देते हैं, बाइज्जत बरी कर देते हैं, और बाकी सारे खुशी खुशी चले जाते हैं। जो कि अपने आप में एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाता कि वो सीन है क्यों, वो सीक्वेंस है ही क्यों वहां पे। ये काम पुलिस भी कर सकती है अगर किसी को वार्निंग ही देनी है। और क्योंकि वो अंडर एज नहीं थे, कॉलेज में पढ़ने वाले थे, तो अपने आप में कुछ वो तुक ही नहीं बनती कि ऐसे ही मतलब कहीं से उठा के एक सीक्वेंस अच्छा लगा कि पिता और वही शादी वाला सीक्वेंस फिर करना है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था, इसलिए मैं तो चला गया। और मैं पढ़ने में भी अच्छा हूँ, और पिता चाहे प्रोफेसर हैं, पर मैं भी पढ़ने में अच्छा हूँ। इतना सा
जो है टीवी सीरियल्स में भी इस लेवल का प्लॉट या डायलॉग्स या स्क्रीन प्ले नहीं होते। तो इसी वजह से ये बहुत सारी वजह हैं जिसमें तो ये बहुत सारी वजह हैं जिस वजह से कि ये फ़िल्म एवरेज या कह सकते हैं बिलो एवरेज रही है। उस साल की टॉप 10 फ़िल्में देखें तो इसका 11वां नंबर आता है। और अगर आप लिस्ट निकाल के देखें किसने कितना बिज़नेस किया है, जो जबकि जब हम किसी फ़िल्म पे डिस्कशन करते हैं उसका बिज़नेस नहीं देखते। पर फिर भी अगर हम वो लिस्ट को रेफ़रेंस के लिए भी देखें, तो उसके नीचे वाली फ़िल्मों के मैंने तो नाम तक नहीं सुने थे। जिस लेवल की इसको मिलनी चाहिए थी ट्रीटमेंट ऑडियंस से, शायद वैसी ही मिली है। पर जो प्राइज़ मिलना था या अवार्ड मिलना था, वो सिर्फ़ अ, एक नया जॉनर ट्राई किया था दिलीप कुमार ने, और उसकी फैन फॉलोइंग या कह लो कनेक्शंस, हमें हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या था जो उन्होंने दिया है। जो कि उसी साल संगम फ़िल्म भी रिलीज़ हुई थी। तो उसमें भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस थे मेल एक्टर्स के। वैजंतीमाला को उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। पर बहुत सारी और फिल्में भी थी जो कि जहाँ पे कंसिडर किया जा सकता था कि वो एक्टिंग उनमें इससे फार बेटर होगी, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट इज फॉलिंग अपार्ट, स्क्रीन प्ले भी गिरता जा रहा है, तो उसकी वजह से वो इम्पैक्ट हमें नहीं दिख रहा। जो जोक्स दिख रहे हैं उस पे उस टाइम पे ऑडियंस हंस रहे होंगे, पर जब जिस तरीके से ये स्टॉक कर रहा है विजंतीमाला को, वो अपने आप में आज के दिन में होता तो वो बिल्कुल अलग सी ही स्टोरी होती। तो आपके क्या व्यूज हैं इस ओवरऑल, अगर हम इसकी मूवी की के बारे में बात करें? ओवरऑल अगर हम मूवी की बात करें तो मूवी में बहुत सारी कमी है। मूवी जैसे कि आपने बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत सुपर हिट फिल्म नहीं थी। ये एक एवरेज कह लो या बिलो एवरेज, एवरेज कह सकते हैं। एवरेज भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आई थिंक इसको जो इसकी स्टार पावर है उसने ही इसको पुल किया होगा, क्योंकि इसमें दिलीप कुमार थे और विजयंतीमाला थी जो कि टॉप के एक्टर्स थे उस टाइम के। तो जैसा कि हम आज के टाइम भी देखते हैं कि जो कि बिल्कुल एवरेज मूवीज होती हैं जिसमें कई बार अच्छे स्टार्स होते हैं, तो वो मूवीज जो है मतलब कमर्शियली हिट हो जाती हैं। चाहे वो फिल्म बिल्कुल बेकार भी हो तब भी वो चल जाती है। अगर जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम ये देखें कि यही मूवी इन ये दोनों लीड एक्टर्स की जगह कोई और होता तो शायद ये मूवी बुरी तरह से कमियां हैं या प्लॉट्स पे कमियां हैं या जो मूवी में जो कुछ चीजें दिखाई गई हैं, जैसे कि हम सॉन्ग्स की ही बात कर रहे हैं या मूवी की एडिटिंग की ही बात कर रहे हैं, तो मूवी में बहुत सारी कमियां हैं। जैसा कि अभी तुम आपने एक सीन डिस्कस किया जो कोर्ट रूम में होता है, जब वो दोनों जो है वहां पे जाते हैं, जब उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है विजंती माला को, तो वो वाला सीन मुझे तो समझ ही नहीं लगा कि बेसिकली जज जब बोलता है कि आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो मुझे तो यही नहीं समझ लगा कि वो बाइज्जत बरी किस बेस पे किया है बेसिकली। क्योंकि अगर तो सिर्फ इसीलिए किया है कि भाई चलो वार्निंग दे दी, तो वार्निंग तो वही बात है कि आपने जैसे बोला कि तो पुलिस भी दे सकती थी, वहां पर जाने की कोई खास जरूरत भी नहीं थी। और वो बेसिकली शायद बस इतना ही सिर्फ इस्टेब्लिश करने के लिए शायद फिल्म में डाला गया कि एक बाप और बेटे का जो बीच में टसल है या जो है उनके जो विचार नहीं मैच कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए ही शायद उसको मूवी में डाला गया। नहीं तो वो बिल्कुल बेतुका सीन है, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। और शायद मैं आपको ये भी बताऊं कि ये मूवी जो है ये 3 घंटे की फिल्म है। हम्म। आप ये देखो कि इसमें इतने सारे जो है एक्स्ट्रा हम बात कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं थी, वो सीन्स डाले गए हैं जो कि फिल्म ऑलरेडी इतनी लंबी है। तो अब इसको अगर काट दिया जाए तो आराम से 20-25 मिनट अगर कम किए जाए तो वही 2.5 घंटे पे फिल्म जाएगी, तो अच्छी फिल्म बन सकती थी। मेरा कहने का ये मतलब है कि हालांकि फिल्म में जो कमियां हैं वो सबको अगर कुछ एडिटिंग पे थोड़ा सा अच्छा ध्यान दिया जाता, जो कि सीन जरूरी नहीं थे, चलो हो सकता है मूवी जब इनिशियली बनी हो तो शूट कर लिए गए हो, बट उसको बाद में अगर दिख रहा है कि ये मूवी में
फिट नहीं कर रहे हैं तो उसको निकाल दिया जाना चाहिए था, फिल्म भी छोटी हो जाती और अच्छी बन जाती। मेरा ये मानना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लास्ट में लेके आ रहा हूँ, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वाला। कि प्रोपेगेंडा वाली फिल्म ज्यादातर हमें अच्छी नहीं लगती, कुछ चाहे वो कमर्शियली सुपर हिट भी हो जाए तो भी वो कहीं ना कहीं दे आर इन, जैसे कहते हैं कि बैड टेस्ट। और वैसा ही कुछ इस फिल्म में किया गया है। एक वो पॉलिटिकल मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो रूलिंग पार्टी को प्लीज करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो नौशाद, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मुझे यही लगता है कि शायद ये जो है ये रूलिंग पार्टी को खुश करने की कोशिश की गई है, या हो सकता है रूलिंग पार्टी के निर्देशों पर ही ये किया गया हो। तो जैसा कि इसमें जो हमें पता लगता है कि एक इसमें जो इनिशियल इसमें स्टार्टिंग में सॉन्ग आता है अपनी आज़ादी को हम, अ, वो भी बेसिकली जो है वो सॉन्ग कहीं पे रिकॉर्ड हो रहा था। वो मोहम्मद रफी ने गाना गाया। तो वो जो गाना है वो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री है नेहरू, उनको बड़ा पसंद आया। तो उन मतलब उनको जब पसंद आया तो इसलिए ये जो सॉन्ग था वो मूवी में डाला गया। तो अगर हम उसको भी एक रेफरेंस पॉइंट मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि मूवी में जो वो नाम रखा गया है बेसिकली, हम उस पे नहीं जाएंगे वहां पे। चलो हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि पूरी मूवी ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई होगी। लेकिन ये हो सकता है कि जो वो विलन वाला कल उसमें जो है एक इंटरफेरेंस रही हो, या उनके कहने पे या उनको प्लीज करने के लिए, कुछ भी इन सभी चीजों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो कि नहीं तो वो ऐसा नाम देने का कोई खास कहीं पे भी उसका मेंशन नहीं है। बिल्कुल लास्ट में जब वहां पे प्रूव वो कर रहे होते हैं कि कौन जो आचार्य जी जो है उनका किसने मर्डर किया है, तो वहां पे एंड में जब वहां पे प्रूव हो रहा होता है तब वहां पे ही वो उस पार्टी का पहली बार नाम जो है लिया जाता है। तो उससे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि शायद जो है वो अ, उसमें उनके कहने पे या उनको खुश करने के लिए शायद ये नाम जो सजेस्ट किया गया होगा या डाला गया होगा, ऐसा हो सकता है। और मुझे ये हम यहाँ पे बैठ के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं चला रहे, पर हम कनेक्शंस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों किस तरीके से बिलीवेबल बनाने की कोशिश कर रहे होंगे फिल्म को। जैसे आचार्य किसी का नाम रखना, तो आचार्य के नाम से कौन पॉलिटिक्स में फेमस थे उस टाइम पे? मुझे आचार्य विनोबा भावे का नाम याद आता है, जो कि फॉलोअर थे उनके, गांधी जी के। तो आचार्य नाम के कैरेक्टर को अगर उन्होंने असैसिनेशन करवा दी है ओपोजिशन पार्टी के साथ, जो कॉरपोरेट सेक्टर वाले जुड़े, कॉरपोरेट सेक्टर ने करवाई थी वो। और बॉम्ब भी फिकवाए थे पहले रैलीज में, जो पहला गाना आता है उस टाइम पे। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि उस असैसिनेशन को एस्टेब्लिश करने का कोशिश तो की, पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि पूरे सीक्वेंस को वो दोबारा शूट नहीं कर सकते थे। रैली वाला सीक्वेंस नहीं कर सकते थे दोबारा। उसके बीच में जब ये टेक ओवर करता है विजय उसकी रैली को, उस वहां पे भी पार्टी का नाम नहीं था, सिर्फ फोटो थी। वहां पे ग्राफिक्स नहीं होते थे उस टाइम पे, इसलिए वो नाम ऐड नहीं कर पाए। अब आज के जमाने में वो शायद ज्यादा आसान होता, तो एडिटिंग शायद उनकी हेल्प भी कर देती, एडिटर शायद उनकी ज्यादा हेल्प कर पाता। पर अभी तो ऐसे लग रहा कि जो स्क्रिप्ट है मूवी की जितनी भी थी, जिसको ये पास भी थी, शायद एक ही कॉपी थी, एडिटर को भी नहीं मिली उसकी स्क्रिप्ट। और वो बेचारा बिना स्क्रिप्ट के ही वो देख रहा है कि कहाँ मुझे ठीक सा लग रहा है, ये गाना मैं यहाँ डाल देता हूँ, एक वहां डाल देता हूँ, और कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद मैं डालता जाता हूँ जहां मैं ठीक लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये चीजें तो डालनी ही है। तो डिक्टेट होके अगर ऊपर से आएगी, किसी भी साइड से आएगी, जिसका कोई लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल रीजन नहीं बनता, उसके साथ कमर्शियली भी ऐसा होना लाजमी ही है। और क्रिटिकली अगर हम देखें तो इतने प्रॉब्लम्स हैं कि ये वन टाइम वॉच भी नहीं लग रही मूवी। गाने इसके हम अलग से आराम से सुन सकते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वो सारे गाने हमें अच्छे लगेंगे, पर कॉन्टेक्स्ट में जाके बहुत सारे गाने अपना मीनिंग लूज नहीं करते, ज्यादा इरिटेट ही करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें मूवी देखनी पड़ेगी।
वो मैं तो सजेस्ट करूंगा नहीं कि ये कोई मूवी देखी जाए, क्योंकि ये बहुत कोई मास्टरपीस नहीं है, एवरेज भी नहीं है, बिलो एवरेज है। दिलीप कुमार से मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और नौशाद, आपके क्लोजिंग कमेंट्स, उसके बाद हम बंद करते हैं ये डिस्कशन। जी, जैसा आपने बताया कि मूवी जो है ये इतनी कोई वन टाइम वॉच चीज को हम नहीं कह सकते, क्योंकि मूवी में बहुत सारी कमी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स पे लगा लो, या मूवी की स्टोरी पे लगा लो, या और जो एडिटिंग, हर एक चीज़ पे ये वीक है फिल्म। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मूवी जो है ये वन टाइम वॉच भी नहीं है। सॉन्ग्स इसमें अच्छे हैं नो डाउट, बट सॉन्ग्स के लिए जो है मूवी को बेसिकली हम नहीं देखेंगे, क्योंकि सॉन्ग्स तो बिना मूवी के भी बंदे देख सकते हैं, क्योंकि वो सॉन्ग्स वैसे भी फिट नहीं कर रहे हैं मूवी में, तो कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं बनता है, तो वो मूवी के बिना ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। सही बोला आपने। तो ये मूवी जो है ये किसी भी तरह से अपना जस्टिफाई नहीं करती है, स्पेशली दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स को, उनके जो कैलिबर है उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। हाँ, वो ये जरूर है कि जो मूवी का थोड़ा वो जो नाम है, या जिस वजह से मूवी फेमस है, वो शायद इसलिए है क्योंकि उसमें दिलीप कुमार है, वैजयंती माला है, नहीं तो इस मूवी के बारे में शायद कोई बात मतलब आज करता भी ना, आज हो सकता है हम भी ना कर रहे होते। तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि ये मूवी देखने लायक नहीं है। कुछ मूवीज के हमने जिनके रिव्यू किए हैं, हम आपको बता सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छी लगी, चाहे स्क्रीन प्ले इतना अच्छा नहीं था, एंडिंग अच्छी नहीं थी, पर परफॉर्मेंस के लिए भी हम बियर कर सकते हैं कुछ मूवीज को, कुछ एक्टर्स को। हम अगली बार फिर मिलेंगे किसी दूसरी मूवी के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ ऐसा ना हो। पर हम ज्यादातर, कई बार ऐसा होता है कि बिना रिव्यू देखे, बिना पढ़े, बिना किसी से सुने जब मूवी देखते हैं, कई बार हमें कोयले की खान से हमें हीरा मिल जाता है। तो हमें, हम गए तो हीरा ढूंढ नहीं थे। दिलीप कुमार की मूवी से इतनी डिसअपॉइंटमेंट होगी मैंने सोचा नहीं था। पर हीरे के साथ साथ वो, हम, हीरा तो नहीं मिला हमें, कोयला ही मिल गया। तो कोयला जला रहा है, हम, हमारा मन भी जल रहा है, सब कुछ जल रहा है। तो चलते चलते हम यही कह सकते हैं कि गुड बाय एंड थैंक यू।